अरे जनाब, ओ लेवल्स की फिजिक्स में लास्ट क्लास के अंदर हमने थ्योरी पढ़ी है टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स। और टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स के अंदर हमने आपको ये वाली बात पढ़ाई है कि मूवमेंट को टॉर्क भी कहते हैं। टॉर्क को इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं मूवमेंट आर्म से। और मूवमेंट आर्म का मतलब होता है पिवट से लेकर फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है तो इसका मतलब होता है कि वो इक्विलिब्रियम में। और जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं। उसी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का एक और नाम है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमें ये सिखाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस है तो जो क्लॉक वाइज मूवमेंट होगा इट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों मूवमेंट इक्वल होंगे। तो आइए इस बात का जरा मतलब देखते हैं। मतलब बेटा ये है कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये एक सी सॉ, ठीक है जनाब, स्विंग है। इस सी सॉ स्विंग को इस वाले पिवट के ऊपर सपोर्ट किया गया है। तो इट इज द पिवट। पिवट को बेटा मैंने पी लिख दिया है, ठीक है ना, पिवट को मैंने पी लिख दिया है। इस पिवट के अराउंड ये जो बॉय बैठा हुआ है, इस बॉय का वेट है 500 न्यूटन। और ये 500 न्यूटन क्या कर रहा है, इस पूरे सी सॉ को इस तरह घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, इस तरह घुमाने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप गौर करें तो जो मैंने एरो बनाया है ये एरो क्लॉकवाइज रोटेशन को शो कर रहा है। तो इट इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर मैं आपसे कहूं क्लॉकवाइज मूवमेंट कैलकुलेट करना है, तो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स। इस लड़के का वेट 500 न्यूटन है, इट इज फोर्स। और फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हम पिवट से एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो फोर्स तक 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो आप देख लीजिए कि ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और इस लाइन की लेंथ 2 मीटर है, तो बेटा मैंने यहाँ पे 2 मीटर लिख दिया। तो इट इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस क्लॉकवाइज मूवमेंट के बाद इस लड़के को काउंटर करने के लिए, इस लड़के के वेट को काउंटर करने के लिए मैं यहां से एक फोर्स लगा रहा हूं। और यही फोर्स मेरे लिए अननोन वेरिएबल है। ये फोर्स बेटा मैंने कैलकुलेट करना है। इस फोर्स को भी अगर लेकर चलें तो इस पिवट के अराउंड अगर आप गौर करें तो ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। ये वाली फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। और इस फोर्स का भी अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब एक ऐसी लाइन जो फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो वो डिस्टेंस यहाँ पे 4 मीटर है। अब आपको फोर्स बेटा कैलकुलेट करना है। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और जब 4 वहां जाके डिवाइड होगा, ठीक है जनाब, जब 4 वहां जाके डिवाइड होगा तो आप पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 250 न्यूटन। तो 250 न्यूटन ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन को जल्दी से मैं रिवाइज करूं तो मैं यूं कहूंगा कि इस क्वेश्चन में सी सॉ एक झूला है। इस स्विंग पर एक लड़का यहां से बैठकर क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। उसे काउंटर कराना है इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपने अप्लाई किया तो पूरा सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिल गया कि रिजल्ट आएगा जनाब 250 न्यूटन। तो क्या बेटा ये वाली सारी कैलकुलेशन मुस्तफ़ा आपको समझ में आई बेटा? मसूद आपको समझ में आई? ठीक है जी, ये तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करने के बाद जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 में भी अगर हम देखें तो ये सी सॉ टाइप एक रॉड है। इस रॉड को भी एक पिवट से सपोर्ट किया गया है। और पिवट से सपोर्ट करने के बाद ये एक 100 न्यूटन का लोड है जो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो 100 न्यूटन का लोड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। फोर्स है 100 न्यूटन। और इस 100 न्यूटन की फोर्स का अगर आप पिवट से डिस्टेंस देखें, इट इज द पिवट, इट इज द फोर्स, तो एक ऐसा डिस्टेंस देखें जो 90 डिग्री के एंगल पर हो। जी हाँ, ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज एट 90 डिग्री। तो ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर।
तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 100 न्यूटन की फोर्स 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अप्लाई कर रही है एंड इट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अब क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करते हो तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये जो मेटल का ब्लॉक है इसका जो वेट है ये वेट क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। वेट को मैंने W लिख दिया एंड इट इज अननोन वेरिएबल। अब बेटा ये देख के बताइए ये वेट पिवट से कितना दूर है और ऐसा दूर होना चाहिए कि वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का है। अब बेटा ये 20 सेंटीमीटर माना कि डिवाइड होगा तो 20 से 100 को काटूंगा तो 5 आएगा। 15 5 जा 75 न्यूटन। तो इसका वेट आ जाएगा 75 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी बिल्कुल आसान सी बात थी। एक क्लॉकवाइज मूवमेंट था, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्योंकि पूरा सिस्टम इस वक्त बैलेंस है तो जब कोई सिस्टम बैलेंस होता है तो वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमें ये सिखाता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसके बाद जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर चेंज ये है कि अभी जो मैंने फर्स्ट टू क्वेश्चंस कराए उसमें जो पिवट था वो सेंटर पे रखा हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कि फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, ठीक है जनाब, और ये जो रॉड है इस रॉड को पिवट किया गया है एट दिस पॉइंट। पिवट किया गया है इस पॉइंट से। तो ये जो हिंज है, ये जो पिवट पॉइंट है, ये सेंटर पे नहीं है बल्कि लेफ्ट हैंड साइड पर है। और इस तरह के डोर आपने देखे होते हैं शॉप्स के अंदर, अंदर जाते वक्त इस तरह के डोर्स आपको मिलते हैं। या जब आप अपनी स्ट्रीट में गली में आ रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात गली के कोने पर एक बैरियर लगा हुआ होता है, जो वहां पे गार्ड बैठा हुआ होता है। जब आप गाड़ी अंदर लेकर आते हैं तो वो जो गेट होता है उस गेट को वो खोल देता है ऊपर की तरफ, आपकी गाड़ी अंदर आ जाती है, उसके बाद फिर वो दोबारा बंद कर देता है। तो इट इज नोन एज ट्रैप डोर। तो बेटा ये ट्रैप डोर है। ट्रैप डोर का जो सेंटर है, जो पिवट है, उसको बेटा मैंने पी लिख दिया। इस पिवट पी को लेकर अब देखिए कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। तो आप जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं इस 15 न्यूटन फोर्स को लेकर ये वाला सर्किल बनाऊं तो आपको नजर आएगा कि सर ये वाली जो फोर्स है ना, ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है। तो 15 न्यूटन की फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस 15 न्यूटन फोर्स, इट इज द फोर्स। एंड नाउ व्हाट इज इट्स मूवमेंट आर्म। तो याद रखिएगा मूवमेंट आर्म इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। तो बताइए पिवट पी है, इस पिवट पी से लेकर इस 50 न्यूटन फोर्स तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो सर 50 न्यूटन की फोर्स पिवट से 30 नहीं बल्कि 30 प्लस 30 दैट इज 60 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द पिवट, फ्रॉम द हिंज। तो याद रखिएगा पिवट का मतलब सेंटर के बजाय बेहतर ये होगा सपोर्टिंग पॉइंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सपोर्टिंग पॉइंट होता है इट इज कॉल्ड पिवट एंड वी टेक डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट एंड दिस डिस्टेंस मस्ट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 50 न्यूटन की फोर्स 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंड नाउ चेक which force is producing clockwise movement. So you can see this weight, the weight of door is acting downward, and if we take this pivot at the center of this circle, then obviously this weight is producing a clockwise movement. So it is a clockwise movement. So I am writing on the right hand side as clockwise movement, and this clockwise movement is produced by weight. And what is the perpendicular distance of weight from the pivot। तो आप देखोगे तो weight center से act कर रहा है and this line which is 30 centimeter longer, this line is the perpendicular moment arm, perpendicular distance of weight, that is 30 centimeter। And now if we solve this 30 with 60, then you can see the weight of the door is 30 Newton. The weight of the door is 30 Newton. The force is 15 Newton. So the weight is also in Newton. But in this question,
the they are asking calculate mass of the door. They are not asking the weight, they are asking mass. So you know that weight is equals to mg. The weight of the door is 30. You have to calculate the mass of the door, and the gravity is 10. So the weight, sorry, the mass of the door is 3 kg. The mass of the door is 3 kg. ठीक है जनाब? तो 3 kg इस ट्रैप डोर का मास है बाय यूजिंग फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू mg। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अनदर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए इट इज क्वेश्चन नंबर 19। इन दिस क्वेश्चन नंबर 19 चेक वेयर इज द पिवट। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट दिस पॉइंट इज द पिवट, दिस पॉइंट इज द पिवट। ठीक है जनाब, ये पिवट है। इस पिवट के बाद बेटा हमें ये बता रहे हैं अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। तो याद रखिएगा कभी भी किसी क्वेश्चन में लफ्ज आ जाए कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज यूनिफॉर्म, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म देन इट्स वेट always act at the center, at the geometrical center of object. If the object is uniform, then its weight lies at the center of geometrical center. So in this question you can see that this is a ruler. I think it is a ruler. It is a meter ruler, and this meter ruler is a uniform, so its weight is acting at the center. So if the total length is 100 centimeter of the ruler, then obviously its weight will be acting from the center, and the weight is acting from the 50 centimeter mark of the ruler. The weight of the ruler is acting from the 50 centimeter mark. So this mark is representing weight. Okay, and now you can see that this weight is producing clockwise movement. This weight is producing clockwise movement. The clockwise movement is produced by weight, and we have to calculate weight. And if I ask you what is the movement arm of the weight, what is the movement arm of the weight, someone says sir it is 50 centimeter, but it is wrong, it is wrong. However, Masood, can you tell me what is the movement arm of this weight? And movement arm means the distance from the pivot. Then what is the distance of this weight from the pivot? जी बेटा मसूद? Yes, it is 40 centimeter. Actually, we take a distance from the pivot. Pivot is here. So pivot at the 10 centimeter mark. So 50 minus 10. So 50 minus 10, it is 40 centimeter. So 40 centimeter, it is the movement arm of weight. And on the other side, there is anti-clockwise movement. And this anti-clockwise movement is produced by this 4 Newton weight. This 4 Newton weight. हाँ बेटा मसूद आप ही मुझे बताइए व्हाट इज द मूवमेंट आर्म ऑफ दिस 4 न्यूटन वेट? इट इज 10 सेंटीमीटर। हाँ ये तो बिल्कुल सीधा सीधा नजर आ रहा है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, 40 से 40 कैंसिल हो जाना है, तो वेट आ जाएगा आपके पास 1 न्यूटन। वेट आ जाएगा आपके पास 1 न्यूटन। ठीक, तो इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हम 3 बहुत आसान आसान सवाल कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 इतना आसान नहीं है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 20 को आराम आराम से कीजिएगा, उसको जल्दी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपसे वो कह रहा है कि जनाब एक यूनिफॉर्म बीम है। तो आपको पता है अगर बीम के लिए उसने टर्म यूज कर दी यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब एक बात तो डिसाइडेड हो गई कि इसका वेट इसके सेंटर पर है। ठीक है जनाब, अच्छा एक बात हो गई। दूसरी बात कह रहे हैं कि इसको जो उसने पिवट किया है, ठीक है जनाब, बिल्कुल सेंटर पे पिवट किया हुआ है, इसका ये पिवट पॉइंट है। और अगर ये इसका पिवट पॉइंट है तो याद रखिएगा इस बीम का अपना वेट एक्ट करेगा एट द सेंटर। और ये वाली बात जरा सीखिएगा, कोई भी ऐसी फोर्स हो जो पिवट में से पास हो रही हो तो उसका अब कोई फंक्शन बचता नहीं है, क्योंकि इट कैन नॉट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट इफ अ फोर्स इज पासिंग थ्रू पिवट। दिमाग में बैठाइए, इफ अ फोर्स इज पासिंग थ्रू पिवट देन इट कैन नॉट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। अब आप खुद सोचिए ना कि अगर ये खुद ही सेंटर से पास कर रही है तो घुमाने की इसके अंदर एबिलिटी होगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस क्वेश्चन द वेट ऑफ बीम हैज नो इफेक्ट। तो वेट ऑफ बीम को तो भूल जाइए। अच्छा, अब बाकी बताइए कौन कौन सी फोर्स बाकी बची। तो अब आप गौर कीजिएगा सर, इसके अंदर हमें जो फोर्स नजर आ रही है देयर इज अ 60 न्यूटन फोर्स, एंड दिस 60 न्यूटन फोर्स इज प्रोड्यूसिंग
This 60 Newton force is producing anti clockwise movement. तो anti clockwise movement is produced by 60 Newton force, and this 60 Newton force is 30 centimeter away from the pivot. So there is 1800 टर्निंग इफेक्ट। ठीक है जनाब, तो ये 1800 का टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस एंटी क्लॉकवाइज वाले को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। और बताइए बेटा, अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ चाहिए होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए होगा। अब वो क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसकी वैल्यू 1800 होना चाहिए और वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो जो उसने ऑप्शन दिए हुए होंगे ऑब्वियसली मुझे उसी पे काम करना पड़ेगा। तो जरा फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि अगर मैं 30 न्यूटन की एक फोर्स ले लूं जो ऊपर की तरफ लगना चाहिए और 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है जनाब, तो 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट के अंदर आप गौर कीजिए कि अगर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर, यानी देखिए ये पिवट है, इस पिवट से ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दी अपवर्ड। ठीक है ना, अपवर्ड फोर्स लगाइए, ये अपवर्ड फोर्स है। क्या बताइए, जब ये अपवर्ड है तो क्या ये क्लॉकवाइज है? जी हाँ सर, क्लॉकवाइज है। ठीक है, जाने दे। तो 30 न्यूटन की फोर्स हो गई, अपवर्ड हो गई। कितने डिस्टेंस पर है? 60 सेंटीमीटर पर है। 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जनाब, और जब ये 60 सेंटीमीटर हो गया तो बताइए ये रिजल्ट आ गया 1800। तो मुझे लगता है ये इसका आंसर है, मुझे लगता है ये आंसर है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्वेश्चन के अंदर उसने खुद कहा है कि यूनिफॉर्म बीम को बैलेंस किया है मिड पॉइंट पर। ठीक है ना, अगर आपने इसको मिड पॉइंट के ऊपर बैलेंस किया है, मिड पॉइंट के ऊपर बैलेंस किया है, तो बताइए मिड पॉइंट का मतलब टोटल लेंथ तो इसने बताई नहीं है। टोटल लेंथ इसकी 60 सेंटीमीटर भी हो सकती है, नहीं 60 तो नहीं हो सकती, 100 हो सकती है। इसकी टोटल लेंथ 100 हो सकती है। ठीक है ना, 100 अगर हुई तो ये 50 के मार्क के ऊपर रखा हुआ होगा। अगर टोटल लेंथ इसकी 120 हुई, अगर टोटल लेंथ इसकी 120 हुई तो 120 में से 60 लेफ्ट पर 60 राइट पर बिल्कुल भी पॉसिबल है। और अगर बिल्कुल पॉसिबल है तो जनाब मैं तो समझता हूँ कि ये वाला आंसर इसका हो सकता है। ठीक, अच्छा, क्योंकि इसका आंसर हो सकता है इसलिए अभी मैंने इसको कैंसिल आउट नहीं किया, मैं बाकी ऑप्शन चेक करूंगा। बाकी ऑप्शन अगर सारे फेल हो गए तो इसके आंसर ए को मैं आंसर एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है जी, तो चलिए जी बाकी आंसर चेक करना शुरू करते हैं। बाकी आंसर चेक करने में जरा आ जाइए बी पार्ट। बी में कहते हैं 30 न्यूटन की फोर्स है, अपवर्ड है और 60 सेंटीमीटर टू द राइट है। अगर 60 सेंटीमीटर टू द राइट में फोर्स लगा दूं, तो सर अगर आपने 60 सेंटीमीटर टू द राइट फोर्स लगाई तो पिवट के अराउंड क्या ये क्लॉकवाइज घुमाएगी? सर नहीं, ये क्लॉकवाइज नहीं घुमाएगी। हमें चाहिए क्लॉकवाइज, हमारी रिक्वायरमेंट है क्लॉकवाइज। ठीक है जनाब, तो ये क्लॉकवाइज नहीं घुमाएगी, इसलिए मैंने इस ऑप्शन बी को कर दिया फेल। ऑप्शन बी को मैं कर रहा हूँ फेल, ये ऑप्शन बी को मैंने हटा दिया। अरे सर ऑप्शन सी पर आइए, ऑप्शन सी पर आइए बेटा। ऑप्शन ऑप्शन सी हमें कहता है 45 न्यूटन है, डाउनवर्ड है एंड 45 सेंटीमीटर टू द राइट फ्रॉम द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से 45 सेंटीमीटर है, तो 45 सेंटीमीटर में इधर लेकर आ गया, यानी डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर का है और 45 न्यूटन की फोर्स है। तो बताइए अगर मैं 45 को 45 से मल्टीप्लाई करूं तो 45 इंटू 45 2025 आता है, तो ये भी फेल हो गया। ठीक है ना, अब ये भी फेल हो गया। उसके बाद आ रही है 90 न्यूटन, नीचे की तरफ लग रही है, देखते हैं जी 90 न्यूटन। 90 न्यूटन नीचे की तरफ लग रही है। भाई अगर 90 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगी तो क्लॉकवाइज करेगी? जी हाँ सर, क्लॉकवाइज करेगी। तो 90 न्यूटन है। ठीक, 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, ओए होए लेफ्ट पर है जी, लेफ्ट पर। अगर सर ये लेफ्ट पर आ गई ना, अगर ये लेफ्ट पर आ गई तो ये एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज थोड़ी करेगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में चली जाएगी, तो ये भी फेल हो गई। ठीक है जनाब, जब सारे ऑप्शन फेल हो गए तो मैंने आपको समझाने के लिए सारे ऑप्शन चेक कराए, वरना ईमानदारी की बात है कि पहले ऑप्शन से ही हमें ये बात नजर आ गई कि अगर 30 न्यूटन की फोर्स है और 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है तो 30 इंटू 60 1800 हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, अपवर्ड लग रही है सर, अगर अपवर्ड लग रही है तो पक्की बात है अपवर्ड की कंडीशन में ये इसे क्लॉकवाइज घुमाएगी, और क्लॉकवाइज घुमाएगी तो पक्की बात है कि इसका आंसर ए है। तो आपको लर्निंग देने के लिए मैंने इसके चारों ऑप्शन डिस्कस कराए, वरना इसका आंसर ए हो चुका है। विजदान बेटा समझ में आया क्वेश्चन नंबर 20? थोड़ा सा भारी था जी बेटा विजदान। ठीक है ना, मैंने इसलिए इसके चारों ऑप्शन आपके सामने डिस्कस करा दिए।
ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में अगेन देयर इज अ पिवट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बीम। और बीम के ऊपर जो फोर्स ये वाली लग रही है 5 न्यूटन की। विजदान बताना, विजदान बेटा, क्लॉकवाइज घुमा रही है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है? दिस 5 न्यूटन फोर्स बताइए बेटा। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, ठीक है। अच्छा, इसकी फोर्स 50 न्यूटन है। इसका डिस्टेंस कितना है बेटा बताइए, आप पिवट से डिस्टेंस कितना है इसका? 2 सेंटीमीटर है। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट मेक्स 100। ठीक। इट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड नाउ वी आर शिफ्टिंग टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए मसूद बेटा आप मुझे बताइए, वेट इट इज टू बी कैलकुलेटेड। बताइएगा वेट का पिवट से डिस्टेंस कितना है मसूद? वेट का पिवट से डिस्टेंस कितना है? 5 है, क्योंकि हम लोग ये वाला पूरा डिस्टेंस लेंगे सर, पूरा डिस्टेंस लेंगे एंड इट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है जनाब। और अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 100/5 दैट इज 20 न्यूटन। और 20 न्यूटन हमें यहाँ नजर ही नहीं आ रहा। तो 20 न्यूटन ना नजर आने की वजह, 20 न्यूटन ना नजर, अच्छा इसके अंदर एक और फोर्स है जो मैं मिसिंग कर रहा हूँ। नहीं नहीं, फोर्सेस तो मैंने दोनों ली हुई हैं यार, एक, अच्छा अच्छा अच्छा, यार ये 5 न्यूटन है, मैं इसको समझ रहा हूँ 50 न्यूटन। ये 5 न्यूटन है, इट इज 5 न्यूटन। ठीक है जी, अब तो कोई मसला नहीं है। इफ इट इज 5 न्यूटन देन इट इज 100, नहीं होगा 10। और 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 2 न्यूटन। ठीक। तो मैंने इसको 50 ले लिया था, इसलिए मैं गड़बड़ कर रहा था। इट इज 5। इफ वी आर टेकिंग 5 न्यूटन देन द वेट ऑफ द बीम इज 2 न्यूटन। ठीक। अलबत्ता मसूद आपको तंग करना चाह रहा हूं, मसूद ये बताइए पिछले क्वेश्चन में बीम के वेट को इग्नोर कर दिया था, इस वाले में नहीं, इस वाले में जी, इसके अंदर, बल्कि इसमें भी नहीं। अच्छा चले, खैर वो सवाल ढूंढने में टाइम जाया करूंगा मैं। ये बताइए वेट कब इग्नोर हो जाता है? बीम का वेट बेटा कब इग्नोर कर देते हैं? मसूद बेटा बताइए, वो कौन सा सवाल होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का वेट लेते ही नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि सर अगर आपने ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर से आपने सपोर्ट कर दिया, तो जो फोर्स सेंटर में से पास करती है, जो फोर्स सेंटर में से पास करती है, उसका जो मूवमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि एक ऑब्जेक्ट वाई है, इसको रॉड के ऊपर रख दिया है और एक वेट एक्स है और इज मूव्ड, इस एक्स को मूव कराएंगे, एक्स को मूव कराएंगे एंड द पोजीशन ऑफ पिवट इज एडजस्टेड अंटिल द रॉड बैलेंसेस ऑन द पिवट। अच्छा जी, जरा इस वाले एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, इट इज नॉट सिंपल। क्वेश्चन ये है जनाब कि इस रॉड को बैलेंस करना है, रॉड को बैलेंस करना है, ठीक। तो लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट है वाई, इस ऑब्जेक्ट वाई को आपने फिक्स कर दिया है रॉड के ऊपर, ये फिक्स है, ठीक है जनाब। तो ये जहन में रखिएगा, ये फिक्स है, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। एक वेट एक्स है, इट इज मूव्ड एंड द पोजीशन ऑफ पिवट इज एडजस्टेड अंटिल द रॉड बैलेंसेस ऑन द पिवट। यानी मूव आप इसको भी कराओगे और मूव आपने इसको भी कराना है, दोनों को मूव कराना है, ठीक है जनाब। और जब दोनों को मूव कराएंगे तो अब आपने बताना है कि व्हाट इज डन टू कीप द रॉड बैलेंस, रॉड को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जरा सुनिए, पहली बात ये बताइए बेटा मुझे, मसूद आपको शामिल कर रहा हूँ सवाल में, बेटा ये बताइए कि जो वाई है इसकी पोजीशन बैलेंस है, मतलब फिक्स है, इससे जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, इससे जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा सर? वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इस वाई से प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इसका वेट है 100, इसका वेट है 100, और फॉर एग्जाम्पल इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है जनाब, ये फॉर एग्जाम्पल है 10 सेंटीमीटर, आसान आसान नंबर ले रहा हूं, तो ये हो गया 1000, ये हो गया 1000, ठीक। अच्छा ये जो एक्स है, एक्स, ये एक्स से प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है जनाब, क्लॉकवाइज मूवमेंट। और मुझे एक्स लग रहा है कि छोटा है, छोटा है एक्स, इसका वेट मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 60 है, इसका वेट 60 है, ठीक। अच्छा बताइए अब इसका वेट 60 है, तो अगर मुझे बैलेंस करना है, अगर मैंने बैलेंस करना है तो जरा ऑप्शन ए को लेके चलिएगा। कहते हैं अगर मैं पिवट को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं, तो बताइए अगर मैं पिवट को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूं, तो लेफ्ट साइड पे लेके जाने का मतलब है कि मैं उसके मूवमेंट आर्म को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक। मूवमेंट आर्म इंक्रीज करने का मतलब, मूवमेंट आर्म इंक्रीज करने का मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा हूं।
और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा हूं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को भी इंक्रीज करना होगा। और अगर इंक्रीज करना होगा तो इंक्रीज करने का एक ही तरीका हो सकता है, क्या? कि मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए एक्स को टूवर्ड्स राइट हैंड साइड लेके जाऊं। मैं जितना राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो मैं उसका भी मूवमेंट आर्म बढ़ा रहा हूँ। मूवमेंट आर्म बढ़ेगा तभी तो बैलेंस होगा, वरना ये बैलेंस ही नहीं होगा। और वो कह रहा है कि जनाब मैं एक्स को मूव ही नहीं करा रहा, एक्स को मूव ही नहीं करा रहा, फिर तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है जनाब, फिर तो ये गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद जरा बी ऑप्शन पर आइए। सारे ऑप्शन बारी बारी डिस्कस करा रहा हूँ, बेटा दिमाग लगाइएगा। ऑप्शन बी पर आ जाइए। ऑप्शन बी कह रहे हैं कि जनाब मैंने पिवट को मूव कराया टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट लेके जा रहा हूँ। सर अगर आपने इसको पिवट को टूवर्ड्स राइट लेके जा रहे हैं, ठीक है जनाब, टूवर्ड्स राइट लेके जा रहे हैं, ठीक है जनाब, अगर आप सर इसको टूवर्ड्स राइट लेके जा रहे हैं, अच्छा जी, जब इसको टूवर्ड्स लेफ्ट कर रहे थे तो टूवर्ड्स लेफ्ट करने का मतलब था, पिवट को टूवर्ड्स लेफ्ट करने का मतलब था आप मोमेंट आर्म छोटा कर रहे थे। ये मैंने ऊपर गलत एक्सप्लेनेशन बोल दिया। दोबारा सुनिएगा भाई, दोबारा सुनिएगा। टीचर भी कभी कभी गलत बोल सकते हैं, इसलिए आपको पकड़ लेना चाहिए अगर कभी मैं गलत बोल रहा हूँ। दोबारा सुनिएगा। ऑप्शन ए पे मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है कि सर अगर मैं पिवट को मूव कराऊं लेफ्ट की तरफ, तो सर जब आप पिवट को मूव कराते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट लेके जाते हैं, तो टूवर्ड्स लेफ्ट जाने का मतलब आप पिवट को वाई के करीब लेके जा रहे हैं। वाई के करीब लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है आप मूवमेंट आर्म छोटा कर रहे हैं। मूवमेंट आर्म छोटा कर रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट छोटा कर रहे हैं। ठीक है जनाब। और कह रहे हैं एक्स को आप कुछ भी ना करें, तो ऐसी बात नहीं है सर। एक्स को भी फिर मूव कराना पड़ेगा, एक्स को फिर भी मूव कराना पड़ेगा। ठीक है जनाब। अगर आप इसको मूव नहीं करेंगे तो वो बैलेंस होगा ही नहीं। सही समझ में भी आ रहा है या ऐसे ही मैं अकेले अकेले सुना रहा हूँ? आ, आ रहा है ना समझ में? क्योंकि सवाल इतना आसान है नहीं, सवाल इतना आसान नहीं है। जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज ना दी हुई हो तो खुद से दिमाग लगाना पड़ रहा होता है, तो उसके अंदर अच्छा खासा सवाल भारी पड़ जाता है। तो जरा दिमाग लगाइएगा इसके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ ऑप्शन बी के ऊपर। ऑप्शन बी में क्या हो रहा है? सर ऑप्शन बी के अंदर कह रहे हैं पिवट को लेके जा रहे हैं टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट। सर अगर आप पिवट्स को टूवर्ड्स राइट लेके जा रहे हैं तो आप मूवमेंट आर्म बढ़ा रहे हैं। मूवमेंट आर्म बढ़ा रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ा रहे हैं। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है जनाब, तो आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट भी बढ़ाना होगा। और क्लॉकवाइज मूवमेंट जब बढ़ेगा जब आप एक्स को टूवर्ड्स राइट लेके जाएंगे। वो लेफ्ट पे लेके जाना चाह रहे थे, ये भी गलत हो गया। ठीक। अच्छा जी, ऑप्शन सी पर आ जाए। ऑप्शन सी पर आ जाए। ऑप्शन सी में क्या कह रहे थे सर? ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी के अंदर कह रहे हैं कि जनाब मैं इसको मूव नहीं करा रहा। यार अगर ये पिवट को मूव ही नहीं करा रहा, पिवट को मूव नहीं करा रहा और इसको टूवर्ड्स, इसका आंसर मेरे ख्याल में मुझे डी लग रहा है। गौर से सुनिएगा। कह रहे पिवट को भी मूव नहीं कराओ और एक्स को भी मूव नहीं कराओ, तो जो चीज पहले से बैलेंस थी इट विल रिमेन बैलेंस। क्योंकि ऊपर वाली जितनी बातें भी कर रहा हूं उन सबसे बैलेंस खराब हो रहा है, उन सबसे बैलेंस खराब हो रहा है। ठीक है जनाब। तो ये जो ऑप्शन डी है, इस ऑप्शन डी के अंदर बेटा मैंने क्या बात सिखाने की कोशिश की है कि ये जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी हमें ये बता रहा है कि अगर मैं इन दोनों को मूव ना कराऊं तो जो चीज पहले बैलेंस थी बाद में भी बैलेंस रहेगी। ठीक। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर डी है। लेकिन क्योंकि सवाल बड़ा अजीब सा पागलपन का सवाल हो गया, पागलपन इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले एबीसी में इतनी मेहनत करा रहा है, डी में बोल रहा है कुछ ना करो। तो जो चीज पहले से बैलेंस थी इट विल रिमेन बैलेंस। तो किसी भी चीज को मूव नहीं कराओ, जो चीज बैलेंस है इट विल रिमेन बैलेंस, तो डी। तो मैं इसका आंसर बेटा देखना चाहूंगा मार्किंग इसी में। 26 का डी होना चाहिए। 26 का डी होना चाहिए जी हाँ, 26 का डी है। अल्लाह यार, ये तो बड़ा मतलब ये गुस्सा दिलाने वाला सवाल है या नहीं है? मसूद बताएं, ये पागलपन की बात नहीं है कि आप ए में भी बच्चे को तंग करें, बी में भी करें, सी में भी करें और आखिर में बोले कुछ नहीं करो यार, जो चीज पहले से बैलेंस थी उसको बैलेंस में रहने दो, अगर किसी भी चीज को मूव नहीं करा। हाँ। हाँ ना, तो ये तो मतलब मुझे बड़ा पागलपन का सवाल लगा कि मतलब मैं एज अ टीचर भी इस सवाल को करते वक्त थोड़ा सा इस बात पे बहक गया
कि यार ए भी नहीं आ रहा, बी भी नहीं आ रहा, सी भी नहीं आ रहा, तो साला डी जाके आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि उस सवाल के अंदर वो ये कह रहा है कि जो चीज पहले से बैलेंस है, अगर आपने उसको बैलेंस में ही रखना है, तो बैलेंस में रखने के लिए आप कुछ भी ना करें, ना पिवट को मूव कराएं, ना लोड को मूव कराएं। तो मुझे तो ये सवाल बड़ा ही पागलपन का सवाल लगा है, बड़ा ही पागलपन का सवाल लगा। खैर, अब है तो है। अच्छा जी, चलें और हम देखते हैं इसी तरह का कोई सवाल। और जरा इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि भाई ये एक ट्रॉली है, और ट्रॉली का ये व्हील यानी पिवट है, ठीक है जनाब। इसके अंदर आपने ये लोड लाके रख दिया, और अब आपने लोड लाके रखा, तो इस लोड का जो वेट होगा, ठीक है जनाब, इस वेट से एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, एंड इट इज अ क्लॉक वाइज मूवमेंट, ठीक है जनाब। इस क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए, इस क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए, ठीक है जनाब, उन्होंने वेट दिया हुआ है। तो कह रहे हैं मास ऑफ लोड एंड व्हील बैरो इज 60 kg, ठीक है जनाब। 60 kg इसका मास है, और अगर मास 60 kg है और ग्रेविटी 10 दे रहा है, तो आप समझ लें इसका पूरा वेट 600 है। तो वेट ऑफ ट्रॉली एंड लोड इज 600 न्यूटन, ठीक। और इस 600 न्यूटन का अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए पिवट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो बताना मसूद, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? 70 है, तो इट इज 70। इट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा, अब आ रही है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे आते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इस फोर्स से क्रिएट करवा रहा है, इस वाली फोर्स से, जो हम ट्रॉली को उठाने के लिए करते हैं। जब आप ट्रॉली को उठाने के लिए ये वाली फोर्स लगाते हो, दिस फोर्स, एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, तो बताइए इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है? मसूद बताइए बेटा, इस वाली फोर्स का पिवट से डिस्टेंस कितना है बेटा, बोले? 120 सेंटीमीटर है। तो फोर्स कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस 120 है। 120 सर वहां पे मल्टीप्लाई है, 120 यहाँ पर आकर डिवाइड होगा, डिवाइड करोगे तो एफ आ जाएगा। तो कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, इसलिए मैं इसको लंबी नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप फोर्स कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, ट्रॉली का एक और सवाल भी है, वो ये रहा। तो ये वाला सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर थोड़ी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो ये ब्रेक का पैडल होता है। इस ब्रेक के पैडल को जब आप प्रेस करते हो, तो आप एक फोर्स लगा रहे होते हो डाउनवर्ड, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद कहते हैं इस ब्रेक के पेडल में एक पूरा लीवर का सिस्टम लगा हुआ होता है, जिसका ये पिवट है, ठीक है जनाब, ये पिवट है। तो बस आप इस सवाल को ये समझो कि ये पिवट है, और इस पिवट को लेकर ये वाली जो फोर्स है, ये इस तरह का टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। और ये वाला जो टर्निंग इफेक्ट है, अगर आप इसका एरो देखो तो साफ नजर आ रहा है, ये एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए फोर्स है 20 न्यूटन, जो आप अपने शू से प्रेस करके एक्सर्ट कर रहे हो। और ये 20 न्यूटन की जो फोर्स है, ये 20 न्यूटन की जो फोर्स है, जरा मसूद बताना इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है? पिवट से इसका डिस्टेंस इट इज 40 सेंटीमीटर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। अच्छा, अब कोई फोर्स ऐसी होगी जो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही होगी, ठीक। और उस क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए क्वेश्चन में वो खुद दे रहा है कि जनाब एक फोर्स यूं लग रही है, ये वाली फोर्स है। अच्छा, जो फोर्स यूं लग रही है, इस फोर्स को अगर मैं आपसे बोलूं कि पिवट को सेंटर पे रखते हुए सर्कल बनाने की कोशिश करें, इससे पिवट को सेंटर पे रखते हुए सर्कल बनाने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि सर ये वाली जो फोर्स होगी ना, ये वाली फोर्स इसे इस तरह घुमाने की कोशिश करेगी, ठीक है जनाब, इस तरह घुमाने की कोशिश करेगी। और अब इस तरह घुमाने की कोशिश करेगी, तो ये वाली कोशिश साफ नजर आ रही है। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, बताइए। ये तो क्लॉकवाइज लग रही है मुझे, बताइए बेटा, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है, तो दोनों। ये कहाँ एंटी क्लॉकवाइज है यार, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो मैंने एरो बनाया है मसूद, ये वाले एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो चाहिए क्लॉकवाइज एरो। तो अब यहाँ पर लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझते हो? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि सर एक फोर्स यहाँ से आ रही होती है, ठीक है जनाब, ये फोर्स आ रही है पिस्टन से, ये फोर्स आ रही है पिस्टन के अंदर ऑयल से, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन फोर्स होती है,
वो रिएक्शन फोर्स इस तरह अप्लाई करती है ब्रेक सिस्टम के ऊपर, जो इसके अंदर पीछे ब्रेक शूज लगे होते हैं वगैरह वगैरह, उसके ऊपर इस तरह से फोर्स अप्लाई करती है। और जब इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगी तो अब आप गौर कीजिएगा, इस वाली फोर्स से आप देखिएगा एरो इस तरह का बन जाएगा, एंड दिस एरो इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये वाली जो फोर्स आ रही है, इस फोर्स में यकीनन आप कंफ्यूज होंगे, दोबारा गौर से सुनिएगा। सर ये जो फोर्स इसने बना के दी है, क्वेश्चन में जो फोर्स उसने बना के दी है, दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द ब्रेक ऑयल। जो ब्रेक के अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, ब्रेक सिस्टम के अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, ब्रेक ऑयल की फोर्स है जो ये पूछ रहा है। एंड दिस ब्रेक ऑयल फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स, इज द रिएक्शन फोर्स। ये वो रिएक्शन फोर्स होती है जो दर हकीकत मैंने यहाँ से फोर्स लगाई, ये फोर्स यहाँ पे शिफ्ट हुई, तो ये वाली जो फोर्स एफ है, आप ये वाली फोर्स को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये वाली फोर्स। और ये वाली फोर्स आप देख रहे हैं मैंने क्लॉकवाइज बना दी है। अच्छा ये बताएंगे इस वाली फोर्स का पिवट से डिस्टेंस कितना होगा? तो सर ये पिवट है, और पिवट से ये वाला डिस्टेंस लीजिएगा, पिवट से ये वाला डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है जनाब, 5 सर वहाँ मल्टीप्लाई है, 5 यहाँ पर आके डिवाइड होगा, और जब 5 यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 160, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 160 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो आई होप कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको इन एरोज ने यकीनन तंग किया होगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत आसान बात बता दूं, एरोज के अंदर ऑल दो कि उसने तंग किया है मैं मानता हूं, लेकिन आप इस वाली बात को दिमाग में रखें कि किसी भी सिस्टम को जब बैलेंस में ला रहे होते हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब ये बंदा अपने पाँव से ब्रेक लगा रहा है, तो ये वाला जो मूवमेंट है, अगर ये वाला मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरी तरफ से जो भी मूवमेंट आएगा वो भाई क्लॉकवाइज ही होगा, उसने क्लॉकवाइज ही होना है। अब क्लॉकवाइज होने के लिए उसने जो एरो बना के दिया था वो ये वाला एरो बना के दिया था, इस एरो से मैं जब मैं ले रहा था तो वो क्लॉकवाइज बन ही नहीं रहा, वो तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था। तो फिर मैंने आपको समझाया कि जहां कहीं एरो समझ में नहीं आ रहे हो और एरो उल्टा करना हो तो वहां पे अप्लाई करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि जो फोर्स ब्रेक ऑयल से आ रही है, सर वो फोर्स इसे क्लॉकवाइज नहीं घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, मुझे चाहिए क्लॉकवाइज, तो पक्की बात है कि वो फोर्स इसका रिएक्शन होगी। और अब रिएक्शन फोर्स होगी तो उस रिएक्शन फोर्स का एरो मैंने राइट हैंड पे करा, और जैसे ही मैंने उसको राइट हैंड पे करा तो वो ऑटोमेटिकली आप देख लीजिए जो एरो है वो क्लॉकवाइज एरो में शिफ्ट हो गया, और उसके बाद आपने उसकी फोर्स कैलकुलेट कर ली। ठीक, तो यकीनन ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो आप यकीनन इस क्वेश्चन को अगर आप वीडियो में बैठ के देखेंगे तो एक दफा दो दफा तो आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। आखिरी क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन यार ये है कि भाई ये वॉल है, ये दीवार है, ठीक है जनाब, इस दीवार के साथ ये एक पोल लगा हुआ है, दीवार के साथ ये एक पोल लगा हुआ है, पोल, ये दीवार के साथ एक पोल है, ठीक है जनाब। इस पोल को एक रस्सी बांधकर या एक चेन बांधकर सपोर्ट किया गया है, ठीक है जनाब, और इस चेन के अंदर क्या आ रही होगी? टेंशन, टेंशन आ रही होगी, ठीक है जनाब। वो जो टेंशन वाली फोर्स है उसको उन्होंने लिखा है एफ, टेंशन वाली फोर्स को लिखा है एफ, और खुद बता रहे हैं कि इट इज द पिवट। आप क्वेश्चन पढ़ें तो लिखा हुआ है पिवट इज पी, पिवट इज पी, और जब पिवट पी है तो अब पूछना आपसे ये चाह रहे हैं कि अगर आपको मूवमेंट कैलकुलेट करना है तो फोर्स को मल्टीप्लाई करोगे उस डिस्टेंस से जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, फोर्स को मल्टीप्लाई करना उस डिस्टेंस से जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो जरा देख के बताइएगा, पिवट से कोई ऐसी लाइन बनाओ जो फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, पिवट के साथ कोई ऐसी लाइन बनाओ जो फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो क्या आप मानते हो कि जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन बनाई है, दिस ग्रीन कलर लाइन लेंथ इज डी, एंड दिस डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा वो वाला डिस्टेंस लेते हैं जो फोर्स के साथ और पिवट से आने वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, हमेशा वो डिस्टेंस लेते हैं जो पिवट के साथ आने वाली लाइन और फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इस तरह आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत सारी एमसीक्यूज इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स वाली कराई है, रिकॉर्डिंग भी की है, क्लास के 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, और इसके स्ट्रक्चर क्वेश्चन की क्लास में इंशाल्लाह ट्यूसडे को करूंगा, मंडे को क्लास नहीं करूंगा, ट्यूसडे को क्लास